स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये जो फिजिकल स्टेट है ये डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा होगा, फिर लिक्विड में, और फिर क्या होगा, गैस में। सॉलिड स्टेट में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड स्टेट में, और फिर गैस स्टेट में। अगर बात हम लोग सॉलिड स्टेट की करें तो यहाँ पर शेप और वॉल्यूम, और क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम होगा। लेस कंप्रेसिबिलिटी होगी, लेस या नेग्लिजिबल कह सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। शेप और वॉल्यूम मतलब आयतन और आकृति निश्चित होगी। कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होगी, नगण्य होगी, मतलब कंप्रेस का मतलब संपीड़न नहीं कर सकते। और क्या, हीट ऑफ एक्साइटेशन ज्यादा होगा, हाई डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी और विस्कोसिटी दोनों क्या होंगी, ज्यादा होगी। एग्जाम्पल में जान ही रहे हो, एग्जाम्पल में आपको मालूम ही है क्या हो जाएगा, ये CO3 बहुत सारे हैं, सोडियम क्लोराइड, ग्लास, ठीक है, स्विच, क्वार्ट्ज, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये सब हो जाएंगे। ग्लास, स्विच, क्वार्ट्ज, टाइप में स्लाइड भैया दो टाइप के होंगे, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, हिंदी में क्रिस्टलीन और अक्रिस्टलीन बोलेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हिंदी में कहेंगे अवयवी कण, अवयवी कण, आर इन डिफिनिट मैनर। यहाँ पर constituent particle are not current
in definite manner. यहाँ पर एग्जाम्पल में all metal alloys क्वार्ट्ज पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है। क्वार्ट्ज, सिलिका, CaCO3, इसको कैल्साइट बोल देते हैं। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल में रबर, ग्लास, पिच, पिच याद रखिएगा 90 to 95% कार्बन होता है। ये जो तार होता है ना छिड़कते हैं रोड पर ब्लैक, वही पिच। ठीक है, डालो हाँ सही हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होता है हमारे पास सारे होता है। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग आप कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डेफिनिट मैनर में अरेंज होंगे, तो डायग्राम अगर बनाए तो इस तरह से बनेगा। और यहाँ पर डायग्राम बनाए तो आप कहीं पर भी पार्टिकल रख सकते हैं। प्रॉपर्टी में पहला एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक मतलब प्रॉपर्टी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, property is different at different point। हिंदी में कहेंगे विषम दैशिक। हिंदी में क्या बोला भैया? विषम दैशिक मतलब भिन्न दिशाओं में प्रॉपर्टी भिन्न होगी, विषम समान नहीं होगी। अब यहाँ पर ध्यान दो, आप इधर चल रहे हो तो आपको कॉन्टिन्यूअस पार्टिकल मिलते जाएंगे, प्रॉपर्टी मिलती जाएगी। आप ऐसे चलो ना तो कोई पार्टिकल मिलेगा ना तो कोई प्रॉपर्टी मिलेगी। सुने ना, तो इसी को क्या बोलेंगे विषम दैशिक। यहाँ पर आप किसी भी डायरेक्शन चलो मतलब कोई पार्टिकल टकरा ही जाएगा। किसी भी डायरेक्शन में चलो कोई पार्टिकल क्या होगा टकरा जाएगा, बिना टकराए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आइसोट्रॉपिक। समदैशिक मतलब property is same in all direction, same property in all direction। सभी दिशाओं में प्रॉपर्टी क्या होगी सेम होगी। long range order
is found, long range order is found। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब आप देखो लगातार चल रहे हैं और लगातार पार्टिकल में नए क्रम टूटेगा नहीं, तब तक नहीं टूटेगा जब तक प्रेशर खत्म ना हो जाए। और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कुछ पार्टिकल काफी क्लोज है फिर दूर हो गए, यहाँ पर देखो ये 3 पार्टिकल काफी क्लोज है फिर दूर हो गया, तो थोड़ी थोड़ी देर तक क्लोजनेस रहेगी, ऑर्डर रहेगा, फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर इज फाउंड। Short range order is found। ठीक है, यहाँ पर नंबर का हैज क्लीन क्लीवेज। हैज क्लीन क्लीवेज, क्लीन क्लीवेज। ठीक है, मतलब साफ साफ कटा हुआ दिखेगा, जैसे यहाँ पर एज मिलेगी तो देखो ये इस टाइप का एज मिलेगा। आप घर पे चले जाएं, ये देखो ये एज है, समझ रहे ना, घर पे जाए आप शुगर केन पार्टिकल ले लें, चीनी का दाना आप उठाएं, ध्यान से देखें, सब में आपको इस तरह से एज मिलेगा, साफ साफ कटा हुआ दिखेगा। उसकी साइज छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन शेप सबका सेम होगा, शेप सबका सेम होगा। यहाँ पर क्लीन क्लीवेज इज नॉट फाउंड। क्लीन क्लीवेज इज नॉट फाउंड। यहाँ पर आप ग्लास टूटा हुआ कहीं दिखे या तोड़ दो और देखो वहां पर इस तरह के दिखेंगे, इस तरह से। हाँ सर ना, क्लीन क्लीवेज इज नॉट फाउंड। ग्लास कवर कटर से कट किया जाता है। अरे तो काट रहे हो तो काट छांट को आउट कर ही सकते हो। ठीक है, मिटाएं इसको, मिटाएं क्या? तो यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, क्लीन क्लीवेज पाया जाता है नहीं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प का या शार्प को आप ज्यादा क्लियर जानना चाहो तो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट कर सकते हो। बुक में शार्प ही लिखा होगा इसलिए शार्प किया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग NaCl का मेल्टिंग पॉइंट मान लो 1000 डिग्री सेल्सियस है, इसी के आसपास होता भी है। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट लगभग इसी के आसपास होता है, ज्यादा कम होता होगा। हम मान ले रहे हैं 1000 डिग्री सेल्सियस है। अगर 1000 डिग्री सेल्सियस है तो 999 डिग्री सेल्सियस तक हीट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 999.9 डिग्री सेल्सियस तक हीट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अचानक जैसे 1000 डिग्री सेल्सियस हुआ तो ऐसे मेल्ट कर गया, आपको पता ही नहीं चला क्या होने वाला है। चल रहे हैं आप, अचानक गिर जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज है। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट इज इन रेंज, मेल्टिंग पॉइंट इज इन रेंज। मेल्टिंग पॉइंट एक सीमा में होगा। आप ग्लास ले लो भैया, रबर ले लो, प्लास्टिक, आप गर्म करो, तो आप जब गर्म करोगे देखोगे उसमें सॉफ्टनेस आने लगेगी, और गर्म करेंगे और सॉफ्ट होगा और सॉफ्ट होगा, फिर आपको लगने लगेगा कभी टपक जाएगा। समझ में आया? आपको लगने लगेगा कभी टपक जाएगा।
तो यहाँ पर आपको करने लगेगा बेटा पकने वाला है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ठीक है। और क्या था भैया, तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर रेंज में फिक्स होगा और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, रेंज में। कूलिंग इफेक्ट या कर्व कर सकते हो, ज्यादातर होगा कर्व, डिसकंटीन्यूअस। कूलिंग कर्व यहाँ पर डिसकंटीन्यूअस होगा, यहाँ पर कंटीन्यूअस होगा, सतत असतत। इस टाइप का होगा। Does not float under the gravity. Does not float under the gravity. भैया फ्लूइडिटी नहीं पाई जाएगी, फ्लूइडिटी नहीं पाई जाएगी। चलो आप एक आयरन डाल ले लो, ऐसे वर्टिकली खड़ी कर दो, खड़े कर दे आप। आज आप देखेंगे जैसा वैसा ही 10 साल बाद भी दिखेगा, 20 साल में बाद भी दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे एक ग्लास शीशे जो लगे हुए हैं, आज आप ठीक ठाक देख रहे हैं, 10-20 साल बाद इनको टच करें तो नीचे थोड़ा मोटा हो जाएगा, ऊपर पतला हो जाएगा। रीजन फ्लूइडिटी, रीजन फ्लूइडिटी पाई जाती है, ठीक है। ये जो विंडो ग्लास है इसमें फ्लूइडिटी पाए जाने के कारण ये क्या हो जाएंगे, ऊपर पतले हो जाएंगे और बॉटम साइड में क्या हो जाएंगे, सिमेट्री। यहाँ पर 3 टाइप की होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, आगे पढ़ाएंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और भैया सेंटर ऑफ सिमेट्री। डज नॉट हैव सिमेट्री, does not have symmetry. Symmetry पाई जाएगी, symmetry नहीं पाई जाएगी, symmetry पाई जाएगी, symmetry नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो चलो ये हो गया, एक आध लाइन छोड़ देना, तो उसका चलो का पॉइंट मिले बेटा। तो है सिमेट्री, डज नॉट हैव सिमेट्री। एग्जांपल आपने पहले लिख लिया था, सिमेट्री को हिंदी में सममिति बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, सममिति, ठीक है। चलो भैया यहाँ पर ध्यान दो, कुछ और चीजों पे चर्चा कर लिया जाए। एक बार सीबीएसई पीएमटी में ही पूछा गया था कि व्हाट इज ग्लास, व्हाट इज ग्लास, तो इसका आंसर था कि सुपर कूल्ड लिक्विड,
अतिशीतित द्रव, हिंदी में अतिशीतित बड़ा सा रहेगा द्रव, सुपर कूल लिक्विड, अतिशीतित द्रव। आपके एनसीईआरटी में बना है कि व्हाइट ग्लास इज कॉल्ड एज सुपर कूल लिक्विड, ग्लास को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? तो ध्यान दो बेटा, द्रव अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? तो आपका आंसर होगा कि द्रव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है, जो द्रव की प्रॉपर्टी है। लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है? फ्लूइडिटी, इसलिए इसको द्रव करें, लिक्विड करें। फिर अतिशीतित सुपर कूल क्यों करें? क्योंकि फ्लूइडिटी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। फ्लूइडिटी क्या है? नेग्लिजिबल है, इसलिए क्या कर रहे हैं? सुपर कूल लिक्विड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सवाल अतिशीतित द्रव क्यों कहेंगे तो आपका आंसर क्या होगा कि इसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है, बहाव पाया जाता है, जो द्रव का गुण होता है, लेकिन चूंकि बहाव लगभग नगण्य है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? सुपर कूल लिक्विड। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आपसे और एक प्रश्न पूछा था, जो पुरानी बिल्डिंग के ग्लास होते हैं उसमें दूधियापन आ जाता है, मिल्कीनेस आ जाता है। ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग बिकम मिल्कीनेस, क्या है मिल्कीनेस? व्हाई? ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग हैज मिल्कीनेस, व्हाई? जो पुरानी बिल्डिंग है उनके ग्लास में दूधियापन आ जाता है, क्यों? तो इसका कारण होगा कि दिन में वो गर्म होते हैं, रात में ठंडे होते हैं। तो ये रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग चलता रहता है। इसको आप एक वर्ड में एनीलिंग कह सकते हैं। एक वर्ड में क्या कर सकते हैं? एनीलिंग। रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग के कारण उसमें क्रिस्टलाइन कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, जिसके कारण मिल्कीनेस हो जाता है। ठीक है, मिल्कीनेस इन ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग इज ड्यू टू रिपीटेड हीटिंग on daytime and cooling at night. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट क्या लिखेंगे? हिंदी में क्या करते हैं? शीतलन। हिंदी में क्या करते हैं? शीतलन। ड्यू टू रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग, रिपीटेड हीटिंग ऑन डे टाइम एंड कूलिंग एट नाइट, देयर डेवलप क्रिस्टलाइन कैरेक्टर। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन कैरेक्टर आता है, इसलिए मतलब ये पाया जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलो, अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स एमंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑफ 4 टाइप। लिख लेंगे, on the basis of nature of force among constituent particle, constituent particle हिंदी में अवयवी कण के मध्य क्या
टाइप का बल पाया जा रहा है, इसके आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होंगे? 4 टाइप के होंगे। तो एक और लगा सकते हैं constituent particle crystalline solid is of 4 type. Crystalline solid is of 4 type. What are 4 types? यहाँ पर ध्यान दें type of solid constituent particle aviation nature of force property example पहले लिखना है property लाइट चलाओ यार, लाइट और चलाओ। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये देखो पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, आयनिक सॉलिड। यहाँ पर हम दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, विपरीत आवेशित आयन, विपरीत आवेशित आयन। यहाँ पर नेचर ऑफ फोर्स आयनिक बॉन्ड, ठीक है। एग्जाम्पल में all ionic compound, एग्जाम्पल में all ionic compound like NaCl, जिसको भी आप आयनिक करते हो, KCl, RCCl, ठीक है, ये all ionic compound। ध्यान दो, आप लोग 12वीं में हमारा कोई वैसा 12वीं में पूछता नहीं है, ठीक है। 12वीं में भी कौन से क्वेश्चन पूछेंगे उनको बता देंगे, डेंसिटी पे क्वेश्चन पूछते हैं, पार्टिकुलर क्वेश्चन बता देंगे, यही क्वेश्चन 12वीं के लेवल पूछते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान करो। यहाँ पर हम लोग आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस, अपॉजिटिवली चार्ज आयन, विपरीत आवेशित आयन, आयनिक बॉन्ड। परिभाषा अगर देना है तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, जो विपरीत आवेशित आयनों से निर्मित होते हैं और जिनके मध्य आयनिक बंध पाया जाता है, को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं। परिभाषा लेकिन पूछा नहीं जाता, ठीक है। प्रॉपर्टी में जो वही आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है, वही यहाँ पर भी प्रॉपर्टी। अब जैसे आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी में यहाँ पर मेन रूप से क्या, आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होता है ना, तो मेल्ट करना, मतलब अगर बॉन्ड स्ट्रांग है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो मेल्ट करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो क्या लिखने वाले हो? हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट
हाँ बेटा, है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हैज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। वहां पर एक लाइन हीट ऑफ फ्यूजन छूट गया था, तो मेल्टिंग खैर फ्यूजन एक ही है, वहां पर लिख देगा इसलिए में हैज हाई हीट ऑफ फ्यूजन और उसमें लो हीट ऑफ फ्यूजन। गलन की ऊष्मा उच्च होगी, गलन की ऊष्मा निम्न होगी। ठीक है, क्रिस्टलाइन में क्या लिखेंगे? हाई हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन को हिंदी में क्या बनाएंगे? गलन। गलन की ऊष्मा उच्च, गलन की ऊष्मा निम्न, लो हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, चलो। और यहां पर कंडक्टर है या इंसुलेटर? डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। आपसे पूछा जाता है, पहले तो ये पूछेगा, ध्यान दो, which one of the following is not conductor? यहाँ पर NaCl aqueous है, NaCl molten या fused है, NaCl solid है, all are conductor, are conductor। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? Which one of the following is not conductor? सब तो सोचेंगे सब तो NaCl है, सब में आयन बनेंगे, तो क्या NaCl solid is not conductor। NaCl solid है, NaCl तो एक एग्जांपल लिया गया, कोई भी आयनिक सॉलिड कंडक्टर नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाई नॉट कंडक्टर? क्यों कंडक्टर नहीं है? तो आप कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, आयन वाइब्रेट ही नहीं कर पाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे। कंडक्टिविटी कब पाई जाएगी? जब आयन एक दूसरी जगह पे जाए, तो जब जा ही नहीं रहे तो फिर कैसे जाएंगे, कंडक्टिविटी कैसे? ठीक है, तो क्या पता है? डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। यहाँ पर लिख रहे हैं ब्रैकेट में, ड्यू टू, या वैसे लिखते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, but are good conductor in molten are उसी को फ्यूज बोलते हैं, are in aqueous state, गलित अवस्था, पिघली अवस्था या जलीय विलय। ठीक है, में अच्छे चालक होंगे। एंड कंडक्टिविटी ड्यू टू अपोजिटिवली चार्ज आयन, एंड कंडक्टिविटी ड्यू टू अपोजिटिवली चार्ज आयन। भैया और चालकता कब आ जाएगी? विपरीत आवेशित आयन। ठीक है, एग्जाम्पल आपने लिख लिया। यहाँ पर दूसरा क्या लिखने वाले हो? कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। एग्जाम्पल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? एटम, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। भैया मिटाएं इसको, मिटाएं इसको। चलो, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या लिखोगे? हाँ, मेल्टिंग पॉइंट क्या लिखोगे? वेरी हाई। यहाँ पर क्या लिखे हो? हाई। और यहाँ पर क्या लिख रहे हो? वेरी हाई। हाई से भी काम नहीं चलेगा,
NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कितना अंदाजा लगाए थे वो 1000। ग्रेफाइट का कितना है, डायमंड का 3800। क्यों 3700 क्यों हो गया? हाँ तो सोच लो कितना डिफरेंस आ गया। ठीक है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट दिखाई देगा क्योंकि वेरी हाई नहीं दिया गया। मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई ड्यू टू हैवी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। जालक संरचना के कारण मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और सेम रीजन हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन सेम होगा, वेरी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेरी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कंडक्टिविटी शो करेगा, क्यों शो करेगा ये बताओ। हाँ क्या बोल रहे हो? अशुद्धि के कारण। अशुद्धि के कारण तो डैंगलिंग बाउंड क्या हुआ? डैंगलिंग का मतलब क्या हुआ? नाचने वाला बाउंड झूठता हुआ। एक्सेप्ट ग्रेफाइट है लूजली है pi electron which can transfer from one layer to other, which can transfer from one layer to other। ठीक है, यहाँ पर देखो ग्रेफाइट वगैरह ज़्यादा आप केमिकल बांड में पढ़ाते हैं, ऐसे होता है। यहाँ पर ये 3 बांड होते हैं, तो ये एक देखो एक बांड ये पाई हो जाता है, पाई वीक बांड होता है और ये टूट जाता है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ एक लेयर से दूसरे लेयर में ट्रांसफर होता है, समझ ना। तो इसलिए है जो ये है लूजली है पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब दुर्बल पाई बंधित इलेक्ट्रॉन होता है जो एक लेयर से दूसरे लेयर में स्थानांतरित होता रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल में भैया, एग्जाम्पल में कार्बन ग्रेफाइट, इन सबके स्ट्रक्चर पे चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, चर्चा करेंगे हालांकि बाद में। कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड, केमिकल बॉन्ड पढ़ाते हैं तो डिटेल में पढ़ाते हैं ना। कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड। अच्छा ये ग्रेफाइट जो है या डायमंड, ये एलिमेंट है मॉलिक्यूल, बहुत सारे कार्बन को दिख रहे हैं। भाई कार्बन के बहुत सारे यहाँ पे है ना, तो मॉलिक्यूल कहोगे एलिमेंट कहोगे, ये स्टेट को क्या कहोगे? ऑक्सीजन को एलिमेंट कहा जाए ना, मतलब इसको एसिड को एलिमेंट कहा जाए नहीं, एलिमेंट दीज आर एलिमेंट। अगर एक ही टाइप के एटम है तो एलिमेंट होगा। अब 1 है 2 है 10 है 20 है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ग्रेफाइट क्या है, एटम है मॉलिक्यूल, एलिमेंट है मॉलिक्यूल, एलिमेंट। ठीक है, ये एलिमेंट है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। आगे कहां तक पहुंचे? SiO2। SiO2 में एक सिलिकॉन से कितना ऑक्सीजन जुड़ा है? ये कहा होता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। समझ रहे ना भैया, ये है, ये पूछा गया क्वेश्चन है तभी हम आपसे बात कर रहे हैं। ये नेटवर्क लाइक है, समझ रहे ना, ऐसे चलता रहेगा। तो एक सिलिकॉन से कितने ऑक्सीजन? 4। एक ऑक्सीजन से कितने सिलिकॉन? 2। अच्छा एक लिखे तभी एक दिख रहा है, अभी दूसरी साइड नहीं जोड़ा गया।
ये किस टाइप के सॉलिड है? जर्मेनियम और सिलिकॉन कहाँ पे रखोगे? सेमीकंडक्टर में किस टाइप के सॉलिड में? कोवैलेंट। किस टाइप के सॉलिड में? कोवैलेंट। अभी जल्दी में 2 एक साल पहले आईआईटी में पूछा गया था जर्मेनियम के बारे में, 2 या 3 साल पहले। ये सेमीकंडक्टर तो वही है। ठीक है। और ऊपर वाले मिटाने चलो अब क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पर एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में। जब किसी के दिमाग में आता है कि पूछे चलो, तो फिर वो जरूर एक बार सोचता है किसको पूछ लिया जाए। ठीक भैया। और क्या लिखने वाले हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या लिखोगे भैया? मॉलिक्यूल। नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स, हाँ, वंडर वाल फोर्स, डाइपोलर इंटरेक्शन या डाइपोल इंटरेक्शन कर सकते हो। और भैया हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड वीक हैं, सभी बॉन्ड क्या हैं? वीक हैं। तो फिर क्या? मेल्टिंग पॉइंट लेस हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की ऊष्मा। तो भैया हेवी लेस। और क्या बोलना पसंद करोगे? नॉन कंडक्टर। ड्यू टू ऑप्शंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन में जनरेट नहीं करेगा। एग्जांपल में क्या बोलते हैं? CH4 सॉलिड, CO2 सॉलिड। CO2 सॉलिड को क्या कहते हो? ड्राई आइस। क्या कहते हैं भैया? I2 सॉलिड होता है, सॉलिड में होती है। All inert gases in solid state। यहाँ पर क्या पाया जाएगा? वंडर वाल फोर्स पाया जाएगा। भैया ये HCl सॉलिड क्या पाया जाएगा? डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। और क्या लिखना चाहोगे? H2O NH3 सॉलिड। ये सब सॉलिड होते नहीं, लेकिन जब सॉलिड हो जाएंगे तब क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हो जाएगा। ठीक है। अब क्या? सर हीट ऑफ वेपराइजेशन लेस। क्या था? हीट ऑफ वेपराइजेशन लेस। हाँ नहीं हो गया क्या? अच्छा दिखाई देगा। नहीं दिखा है। मेटालिक लिख दिया है, कुछ किया है। मेटालिक सॉलिड भैया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कर्नेल
अभी जल्दी ही कराया गया काम करने लगा। यहाँ पर Na प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस Na प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड क्या हो जाएगा, मेटालिक बॉन्ड। अच्छा मेटालिक बॉन्ड जो होगा बेटा देखो केमिकल बॉन्ड फिर नहीं पढ़ा है, जरूरत पड़ रही है चैप्टर में। मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग हो सकता है, वीक हो सकता है। जैसे ट्रांजिशन मेटल में स्ट्रांग होता है, एस ब्लॉक के मेटल में वीक होता है। तो अगर मेटालिक बॉन्ड वीक होगा तो वीक हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट कम, हीट ऑफ वेपराइजेशन कम, लेकिन अगर स्ट्रांग हुआ तो ज्यादा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या रखोगे, लो टू हाई, लो टू हाई। हीट ऑफ वेपराइजेशन का लो टू हाई। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल में all metal and alloys, all metal and alloys। तो आज की कहानी खत्म, आगे कल सुनोगे, ठीक है। बंद कर देना, ठीक है।